दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि परीक्षा की नज़र से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहला, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनोग्रेट्स 80 किलोमीटर लिंक रोड फॉर कैलाश मानसरोवर थ्रू वीसी। इन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए एक 80 किलोमीटर की लिंक रोड का उद्घाटन किया है, इनोग्रेशन उद्घाटन किया है। और यह रोड बनाई किस लिए है? यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए बनाई गई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूशियल रोड लिंक बिटवीन, यह जो रोड लिंक है यह जोड़ता है लिपुलेख पास को, जो कि चाइना बॉर्डर पर है, दारकुला जो उत्तराखंड में है। इन दो जगह को जोड़ने के लिए यह एक रोड बनाई गई है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। रोड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यह सड़क बनाई गई है। दिस रोड, यह सड़क, विच हैज एन एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी ऊंचाई 6000 फीट से लेकर 17060 फीट की है। कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर काली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यह सड़क जिसकी ऊंचाई 6000 से 17060 फीट है, भारत और नेपाल के बीच काली नदी के किनारे बनाई गई है। पैसेंजर्स विल नाउ टेक 6 days लेस टू ट्रेवल दैन बिफोर। अब यात्रियों को सफ़र करने में पहले से 6 दिन कम लगा करेंगे, मतलब कि इस सड़क के बनने से हमारे यात्रियों का टाइम बचेगा। आइए दोस्तों, सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट, SC सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर सरफेसी एक्ट 2002, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रिकवरी प्रोसेस फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल दिया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब सरफेसी एक्ट क्या है, शामिल क्यों किया? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स की लेनदारी रुकी हुई थी, लोग उनका पैसा नहीं दे रहे थे। अब सरफेसी एक्ट में क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। ध्यान देना दोस्तों, सरफेसी, S stands for securitization, A for and, R for reconstruction, F for financial, A for assets, E for enforcement, and S for security and I for interest. That means वित्तीय आस्तियों का प्रवर्तन और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन, यह है सरफेसी अधिनियम। The act prescribes a procedure for faster recovery of dues. It allows secured creditors to take possession of the assets of a borrower who fails to pay dues within 60 days of demanding repayment. It enables banks to reduce their non-performing assets by adopting measures for recovery or reconstruction. अधिनियम बकाया राशि को तेजी से वसूली के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह सुरक्षित लेनदारों को एक उधारकर्ता की संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देता है। मान लो बैंक को ये परमिशन इस एक्ट से मिलती है कि वो अपने लेनदार की, जिससे उसको पैसा लेना है, उसकी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर सकता है। क्यों? नीलामी करने के लिए। जो मांग चुकाने के 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने में विफल रहता है। यह बैंकों को वसूली या पुनर्निर्माण के उपायों को अपनाकर अपनी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों काम करने में सक्षम बनाता है। गैर निष्पादित, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री, ये देखिए एक बार फिर डिफेंस मिनिस्टर आ गए हमारे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स एबोलिशन ऑफ 9304 पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9304 जो पोस्ट हैं उनको नष्ट करने की परमिशन, अप्रूवल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दे दिया है। अब ये दिया क्यों और ये एक्चुअली MES है क्या? ऑन द रिकमेंडेशन,
किसकी सिफारिश पर? ऑफ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, COE, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकाटकर। इस कमेटी का नाम क्या हो गया? शेकाटकर कमेटी। शेकाटकर कमेटी क्यों हुआ? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकाटकर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। इसलिए जब भी इन फ्यूचर सवाल पूछा जाएगा कि MES में 9000 की भर्ती कब कैंसिल हुई, किसके कहने पर हुई, तो आप कहोगे शेकाटकर कमेटी के सिफारिश पर यह फैसला लिया गया था। एबोलिशन ऑफ 9304, 9304 रिक्तियों में से 9304 रिक्तियां को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है। टोटल 13,157 रिक्तियों में से ऑफ बेसिक एंड औद्योगिक कर्मचारियों की जो भर्ती होती थी। दी MES क्या है? एक पार्ट है ऑफ द इंडियन आर्मी जो प्रोवाइड कराता है रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी इन इंडिया। MES जो भारतीय सेना का एक हिस्सा है, सशस्त्र बलों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है। यह भारत में सबसे बड़ी निर्माण और रखरखाव एजेंसी में से एक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, यूनिप एक्सटेंड्स बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जाज टर्म एज गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। UNEP साथ साथ फुल फॉर्म भी याद रखना दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती हैं। तो यूनियन नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, द लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम हैज़ एक्सटेंडेड, इन्होंने बढ़ा दिया दिया मिर्जा जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है और एनवायरमेंटलिस्ट है, मतलब कि पर्यावरणविद भी है। इनका 2 साल के लिए जो नेशनल गुडविल एम्बेसडर इनको बनाया गया है, इसकी अवधि को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2022 तक। कब तक दोस्तों? 2022 तक। रोल ऑफ गुडविल एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर का क्या रोल होता है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन की रिक्वेस्ट पर इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, एंड रेज फंड्स और फंड इकट्ठा करने के लिए, इंगेज इन पब्लिक एडवोकेसी एक्सेट्रा। देयर टर्म, उनकी जो टर्म होती है सर्विस की वह 2 साल होती है। 2 साल के बाद इनको बदल दिया जाता है या इनका टाइम इनकी तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 साल के अंत तक 1 और 2 साल के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया है, बढ़ा दिया गया है। ये 2022 है, 2022 है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर सद्भावना राजदूतों की भूमिका जागरूकता पैदा करना और धन जुटाना, सार्वजनिक वकालत में संलग्न होना आदि उनकी सेवा की अवधि 2 वर्ष होती है। दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नंबर 5, फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ, खुफिया विभाग के जो सचिव थे मुस्तफ़ा अल कदीमी, इन्होंने शपथ ली है 6ठे प्रधानमंत्री की। कहाँ के? इराक देश के। तो इराक देश के 6ठे प्रधानमंत्री कौन हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं, ये इराक की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी ने देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे देश में 6 महीने से चल रहा नेतृत्व संकट खत्म हो चुका है। सेकंड पॉइंट, मुस्तफ़ा हैज़ बिकम इराक्स फर्स्ट प्रॉपर PM आफ्टर आदिल अब्दुल महदी रिजाइन इन नवंबर 2019 ड्यू टू मैसिव एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट। बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण नवंबर 2019 में आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के पहले उचित PM बन गए हैं। नेक्स्ट, इराक प्रेसिडेंट बरहम सली ने इराक में नई सरकार के गठन में 2 विफलताओं के बाद इराक के जो राष्ट्रपति बरहम सली हैं, इन्होंने हाल ही में मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री पद स्वीकृत किया है।
पिछले 10 हफ्तों में पीएम के पद पर यह तीसरी नियुक्ति है। ध्यान देना दोस्तों, इराक में 2019 के नवंबर से बड़ी उथला पथली चल रही थी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया था। तब से लेकर अब तक मुस्तफ़ा जी को मिला तीसरे प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट्स सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह एज यूएस एनवॉय टू ओईसीडी। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है नाम किसका, मनीषा सिंह का। और मनीषा सिंह क्या है, इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं एज यूएस एनवॉय टू ओईसीडी। ओईसीडी के लिए एक दूत के तरह पर, दूत के पोस्ट पर, रैंक पर उनका नाम नॉमिनेट किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर एट द स्टेट गवर्नमेंट एज इज एनवॉय टू द OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विद एन एम्बेसडर रैंक। दैट मीन्स वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह एक राजदूत पद के साथ OECD के लिए उनके दूत के रूप में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में नामांकित की गई हैं। इस्टेब्लिश्ड, अब जानते हैं कुछ बारीकियां जो OECD बनने में सहायक थी। तो 1948 में OEEC इस्टेब्लिश हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948 में यह स्थापित हुई थी। उसके बाद कनाडा और यूएस ने साथ में मिलकर 14 दिसंबर 1960 को नए OECD सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाले OEEC में शामिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ईरान अप्रूव्स करेंसी डिनोमिनेशन बिल। ईरान ने अप्रूव कर दिया, उसको पास कर दिया करेंसी डिनोमिनेशन बिल को टू स्लैश 4 जीरोज ऑफ रियाल, जिसमें कि रियाल की 4 जीरो को स्लैश कर दिया गया है और उसे टोमान में बदल दिया। ये कन्वर्ट है दोस्तों, CONVERT, उसको टोमान में बदल दिया गया है। अब ऐसा करने की ज़रूरत ईरान को क्यों पड़ी, ये देखते हैं। ईरान रिकवरिंग फ्रॉम द horrific outbreak of coronavirus has now started efforts to get its economy back on track। कोरोना वायरस के भीषण प्रकोप से उभरने वाले ईरान ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह प्रयास शुरू किया है। सेकेंड, द पार्लियामेंट ऑफ ईरान हैज़ अप्रूव्ड a bill on national currency denomination which allows to cutting 4 zeros from its national currency, that is रियाल, and to rename it as टोमान which is equal to 10,000 रियाल्स। ईरान की संसद ने राष्ट्रीय मुद्रा संप्रदाय पर एक बिल की मंजूरी दे दी है जो अपने राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 4 शून्य को काटने और इसे टोमन के रूप में नाम बदलने की अनुमति देता है, जो एक टोमन 10,000 रियालों के बराबर होगा। नेक्स्ट, नाउ दिस बिल विल बी प्रेजेंट, अब जो यह बिल है प्रेजेंटेड बिफोर द कमिटी हेडेड बाय ईरान्स सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई फॉर अप्रूवल एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान CBI also known as the बैंक मरकाजी will be given 2 years to change the currency। अब इस बिल को मंजूरी के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खोमेनी की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश किया जाएगा और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, जो ईरान का सेंट्रल बैंक है, जिसको हम बैंक मरकजी भी कहते हैं, को मुद्रा बदलने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, प्रवासी राहत मित्र ऐप। अब देखिए, एक ऐप
हम पिछले 3-4 दिनों से बहुत ऐप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक ऐप और आई, किसके फ़ायदे के लिए, किसकी बेनिफिट के लिए, किसके यूज़ के लिए? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं। सो प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स किसने और किस राज्य में लॉन्च की और क्यों की, आइए देखते हैं। सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। दैट इज डेवलप्ड बाय द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट in collaboration with United Nations Development Program to provide support for the migrant workers of Uttar Pradesh in other states to access the advantage of the government schemes. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के फायदे का उपयोग करने के लिए अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम के साथ राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब इसका काम क्या होगा और यह क्या करेगी? helps the migrant to monitor their health and provide requirement like jobs and livelihood related to their skills. प्रवासियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और नौकरी की आजीविका जैसी आवश्यकताओं को उनके कौशल से संबंधित प्रदान करने में मदद करेगी ये ऐप। ठीक है दोस्तों। तो आपके आसपास अगर कोई प्रवासी श्रमिक हो तो प्लीज़ उनको ये ऐप बता दीजिएगा, जिससे कि उनको इसमें मदद मिल सके। आइए दोस्तों नेक्स्ट, यस बैंक अपॉइंट्स नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। नीरज धवन को चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। किस में? यस बैंक में। किस में दोस्तों? यस बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नीरज धवन से पहले आशीष अग्रवाल चीफ रिस्क ऑफिसर थे, लेकिन इनको इमीडिएट इफेक्ट से चीफ रिस्क ऑफिसर बना दिया गया है। नीरज धवन 29 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं। इन्हें 29 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का है। इन्होंने एज ए जनरल मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में 2011 से 15 तक काम किया है एंड उसके बाद यस बैंक ज्वाइन किया इन्होंने 2015 में एज ए ग्रुप प्रेसिडेंट एंड CRO चीफ रिस्क ऑफिसर रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग। ध्यान देना दोस्तों, 2015 में ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर रिटेल एंड बिजनेस बैंकिंग में थे और अब चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हो गए हैं यस बैंक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट। देखिए यूपी पहला राज्य बन चुका है, पहला राज्य दर्जा मिला है। क्यों मिला है वह भी देखिए। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स ऑफ ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। मतलब राज्य के सभी 75 जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान की गई है इस राज्य में। इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इन एवरी विलेज थ्रू कम्युनिटी सर्विलेंस द गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ विलेज सुपरविजन कमेटी और ग्राम निगरानी समिति। सामुदायिक निगरानी के माध्यम से प्रत्येक गांव में COVID-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए सरकार ने एक ग्राम पर्यवेक्षण समिति या ग्राम निगरानी समिति का गठन किया है, जो इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, यूपी पासिस ऑर्डिनेंस। यूपी पासिस ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट लेबर लॉज फॉर 3 years। यूपी की सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है लेबर लॉ, अधिकांश लेबर लॉ को सस्पेंड, इसको हटाने का।
क्या करने का? इन लॉज को, इन कानूनों को हटाने का। अब हटाया क्यों गया है 3 साल के लिए, वह देखते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 to suspend most of the labor laws for 3 years, where all factories and manufacturing establishment will be exempt from existing labor law except few। कुछ श्रम कानूनों को अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को नियंत्रित या निलंबित करने के लिए, जहां सभी कारखानों और विनिर्माण प्रतिष्ठानों को कुछ को छोड़कर मौजूदा श्रम कानूनों में छूट दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? टू एनकरेज इंडस्ट्रीज टू एम्प्लॉय द large number of migrant workers that have come back, and new investment to set up new industrial infrastructure and to benefit the existing industries and factories। तो देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों और कारखानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। तीसरा, टू रिवाइव द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक, और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लास्ट, द ऑर्डिनेंस जो ये अध्यादेश है हैज़ बीन सेंट टू गवर्नर आनंदीबेन माफतीभाई पटेल फॉर अप्रूवल। अध्यादेश को मंजूरी के लिए हमारे राज्यपाल आनंदीबेन माफतभाई पटेल के पास भेजा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते रहिए, नई नई जानकारियाँ लेते रहिए, उनको लेकर अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।